हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आरंभ बैच। वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई। एंड पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ में आइडियल गैस इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया था। हम लोगों ने यहां पर डिस्कशन कर लिया था कि हम लोगों की जो आइडियल गैस होती है PV इज इक्वल टू nRT। इस आइडियल गैस के अंदर दो इश्यूज मैंने आपको समझा दिए थे। पहला इशू प्रेशर था, हमें इस प्रेशर को करेक्ट करना था। एंड प्रेशर को करेक्ट करने के लिए हम लोगों ने AN स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम करेक्शन यानी कि V स्क्वायर, AN स्क्वायर अपॉन, अरे ये क्या हो रहा है, AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर ले लिया था प्रेशर को करेक्ट करने के लिए। वहीं पर हम लोगों ने इस वॉल्यूम को करेक्ट करने के लिए लिया था वॉल्यूम इज इक्वल टू V माइनस NB। क्या यहां तक आप सब लोगों को क्लियर था? और फिर हम लोगों ने इन दोनों चीजों को उठाकर आइडियल गैस इक्वेशन में रख दिया था। तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन बन गई थी P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V माइनस NB is equal to nRT. So this equation is called as real gas equation. आप इसे रियल गैस इक्वेशन कह सकते हैं या कुछ बुक्स इसे वेन डर वॉल इक्वेशन भी कहती है। तो क्या आप सभी लोगों को ये वाला लेक्चर बखूबी समझ में आ गया था? बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया था? पक्की बात, अच्छे से इसको देख लो। फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। चलिए तो नेक्स्ट गाइज आप लोग यहां पर हेडिंग डालेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। गाइस व्हाट्स अप, अनअकैडमी से आ गया है एक और शानदार अपडेट, अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि इस बार NTSE स्पेशल होने वाला है। दैट मींस बेस्ड ऑन द NTSE सिलेबस जनवरी 9 1 बजे 60 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर होगा। 40 क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर स्कॉलरशिप आपको मिलेगी फॉर IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड नीट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। टॉप 3 स्टूडेंट्स को यहाँ पर मेडल भी मिलने वाला है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल। गाइज अगर आप इस कॉम्बैट के अंदर अगर आप रैंक्स लेकर आते हो तो रैंक वाइज भी आपको इसके अंदर बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। सिलेबस गाइज आप लोग यहां से फॉलो कर सकते हो। सिलेबस मेंटल एबिलिटी पर होने वाला है एंड स्कॉलिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी जो टिपिकल आपका NTSE का सिलेबस होता है वही होता है। सो गाइज देर किस बात की, एनरोल इन अनअकैडमी कॉम्बैट नाउ, जिसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को इसलिए यूज किया जाता है केमिस्ट्री में कि हम ये पता लगा सके कि आपकी एक रियल गैस आइडियल गैस से कितना ज्यादा डिविएशन शो कर रही है। सो बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विच इज डिनोटेड बाय Z, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसे आप Z से डिनोट करते हैं, ये आपको बताता है, इट टेल्स अस द एक्सटेंट, it tells us the extent of deviation, it tells us the extent of deviation of a real gas from ideal gas equation, from ideal gas equation। यानी कि समझ में आई गया आप लोगों को कि मेरी रियल गैस आइडियल गैस से कितना डिफर कर रही है, मेरी रियल गैस आइडियल गैस से कितना डिफर कर रही है वो मुझे बताएगा। अब गाइस इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए, Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT। सो द फॉर्मूला ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT। नाउ अगर गाइस हम इस इक्वेशन को आइडियल गैस के लिए लगाएं, नाउ इफ वी यूज दिस इक्वेशन फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस की इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT। इसका मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि जितना वैल्यू P मल्टीप्लाई बाय V का आ रहा है उतना ही वैल्यू आपकी nRT का भी आएगा। जितनी वैल्यू आपके PV की आ रही है
उतनी ही वैल्यू आपकी nRT की आएगी। तो यहां पर अगर मैं इस वैल्यू को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के अंदर रखूं, यानी PV अपॉन nRT में रखूं, तो क्योंकि यहां पर ये दोनों वैल्यू बराबर है, ये दोनों एग्जैक्टली कट जाएगा और वैल्यू मिलेगी 1। सो देयरफॉर फॉर आइडियल गैस आपके Z की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। आपके आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। Z की वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन्स 1। तो यहां पर अगर मान लीजिए मैं कर्व बनाने की कोशिश करूं, यहां पर मैं अगर एक कर्व बनाने की कोशिश करूं और यहां पर मैं वैल्यू रख लूं Z, यानी आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, Z मतलब आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और यहां पर मैं रख लूं प्रेशर। चलो प्रेशर हम लोग यहां पर रख लेते हैं बार्स में। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, कंप्रेसिबिलिटी की फैक्टर की वैल्यू यहां पर मैं कुछ ग्राफ पर प्लॉट कर देता हूं। जैसे मान लीजिए ये हो गया 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4 एंड 1.6। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू है एट एनी प्रेशर इट विल ऑलवेज रिमेन इक्वल टू 1। आपको आपके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू हमेशा कितनी दिखाई देगी? 1 दिखाई देगी, विच इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू। इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू, यानी आप कितना ही प्रेशर बढ़ा लो, आप कितना ही प्रेशर बढ़ा लो, आप कितना ही प्रेशर में चेंज कर लो, आइडियल गैस के लिए P इंटू V हमेशा बराबर होगा N इंटू R इंटू T के। सो देयरफॉर Z की वैल्यू हमेशा 1 दिखाई देगी फॉर आइडियल गैस अंडर एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, एनी कंडीशन ऑफ प्रेशर, एनी कंडीशन ऑफ वॉल्यूम। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर किसी गैस का आपको 1 के बराबर दिख रहा है तो आप बोल सकते हो कि यार ये गैस तो सर आइडियल गैस वाली इक्वेशन फॉलो कर रही है, मतलब ये गैस तो सर आइडियल गैस है। लेकिन रियल गैसेस तो ऐसा शो ही नहीं करती। बट इन केस ऑफ रियल गैसेस, आइए अब हम अपना सच से सामना करें। अब हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखें रियल गैसेस के लिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखें हम लोग रियल गैसेस के लिए। पहला केस गाइस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं एट वेरी हाई प्रेशर। एट वेरी हाई प्रेशर मतलब आपने क्या करा, आपने गैस को बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे रखा हुआ है, अंडर द कंडीशन ऑफ वेरी हाई प्रेशर। नाउ गाइस आप सभी लोग जानते हैं कि मान लीजिए मेरे पास में एक ये चेंबर है। इस चेंबर के अंदर अगर आप मान लो मैं एक पिस्टन इस तरीके से लगा दूं और एक पिस्टन इस तरीके से मैं यहां लगा दूं और मैं इसको दबाता चलूं, मैं इसको अंदर की ओर दबाता चलूं, तो मेरी जितनी भी गैसेस होंगी मेरे प्यारे बच्चों, मेरी यहां पर जितनी भी गैसेस होंगी वो गैसेस के पार्टिकल सब पास पास इकट्ठे होने लगेंगे। वो गैस के पार्टिकल सब पास पास इकट्ठे होने लगेंगे। तो अंडर द कंडीशन ऑफ वेरी हाई प्रेशर आप देखोगे कि एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है। एक गैस का मॉलिक्यूल A दूसरे गैस के मॉलिक्यूल B के बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है ना, A B के बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है। तो अब क्या होने लगी प्रॉब्लम कि ये आपका एक A नाम का मॉलिक्यूल अंडर हाई प्रेशर B नाम के मॉलिक्यूल के एक्सट्रीमली क्लोज आ गया है। अब आप सब लोग जानते हो कि भैया एक मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर में ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। तो ये जब दो न्यूक्लियस एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं तो यहां पर एक इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। सर न्यूक्लियस को क्यों रिपेल करेगा? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सब जानते हैं कि न्यूक्लियस में किसी भी एटम के या किसी भी मॉलिक्यूल के सारे प्रोटॉन भरे हुए होते हैं। तो एक न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन मतलब ये न्यूक्लियस हाईली पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें भी सारे न्यूक्लियस मतलब ये न्यूक्लियस भी हाईली पॉजिटिव चार्ज है। तो जब सेम चार्ज एक दूसरे के ज्यादा ही क्लोज आ जाएंगे तो वो रिपेल करना शुरू कर देगा। तो एक तो रिपल्शन यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि ये एटम या मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल के, वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही अगर नजदीक आ जाएं तो आप लोग सब जानते हैं कि अब यहां पर एक और रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम होगा
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एटम का या मॉलिक्यूल का जो कि उसके वैलेंस शेल में है, वो दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ज्यादा नजदीक आ जाने की वजह से रिपेल करने लगेगा। देयरफॉर हाई प्रेशर में बहुत ज्यादा हाई रिपल्शन देखने को मिल रहा है। अब मेरी एक बात समझना, ये रियल कंडीशन में हो रहा है। ये कहां हो रहा है? ये जो आप चीज ऑब्जर्व कर रहे हो ये रियलिटी में हो रही है, ये असलियत में हो रही है। लेकिन आइडियल गैस वाले क्या मानते हैं? एक आइडियल गैस क्या मानती है, या जिन लोगों ने इक्वेशन दी थी वो क्या मानते हैं? उनका तो एक ही सिद्धांत था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पापा वाला लॉ, बाप का लॉ, बाप बोले तो बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा था, बॉयल्स लॉ ने हमें एक स्टेटमेंट दे दिया था आज से 300-400 साल पहले कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जितना तुम प्रेशर बढ़ाओगे गैस का वॉल्यूम उतना कम होगा। देयरफॉर प्रेशर वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होगा। याद करो बॉयल्स लॉ में हमने सीखा था P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। सो P इज इक्वल टू, हमने लिखा था P इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हटा दो तो यहां पर आ जाएगी वैल्यू कांस्टेंट की 1/V। सो K1 इज इक्वल टू P इंटू V, और K को हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं, तो P मल्टीप्लाई बाय V की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। तो आइडियल गैस इक्वेशन भी क्या कहती है? PV इज इक्वल टू nRT। मतलब अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, और आप प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम, प्रेशर कम करो वॉल्यूम ज्यादा, कुछ भी हो P इंटू वी की वैल्यू हमेशा बराबर रहेगी। P इंटू वी की वैल्यू हमेशा बराबर रहेगी, कभी भी वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट की चेंज नहीं होगी। याद करो मैंने आपको सिखाया भी था, मैंने आपको कहा था अगर आप P इंटू वी की वैल्यू कांस्टेंट इमेजिन करना चाहते हो तो इमेजिन करो कि शुरुआत में प्रेशर तुम्हारा 1 atm था और गैस का वॉल्यूम तुम्हारा 20 atm था, 20 लीटर था। तो P इंटू वी की वैल्यू कितनी हो गई? P मल्टीप्लाई बाय V की वैल्यू क्या मान रहे हैं हम लोग यहाँ पर? कांस्टेंट। तो ये वैल्यू हो गई 20। अब आपने प्रेशर बढ़ा के 2 atm कर दिया, तो हम लोग सब जानते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी प्रेशर आपने बढ़ाया तो वॉल्यूम घटेगा। तो प्रेशर 2 atm हो गया तो वॉल्यूम घट के 10 लीटर हो गया, वैल्यू अभी भी 20 है। प्रेशर आपने और बढ़ाया 4 atm कर दिया तो ये और घट के 5 लीटर हो जाएगा, वैल्यू अभी भी 20 है। समझ रहे? आपने प्रेशर और बढ़ाया 8 atm कर दिया तो लिए और कम हो जाएगा, 2.5 लीटर हो जाएगा, वैल्यू अभी भी 20 है। आपने ये और बढ़ा के 10 atm कर दिया तो ये कम होके 2 लीटर हो जाएगा, यानी वैल्यू अभी भी 20 है। यानी P इंटू वी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो तुम्हारे आइडियल गैस इक्वेशन में भी PV की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, nRT की वैल्यू भी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इस हिसाब से इनको क्या लगता था, आइडियल गैस वालों को क्या लगता था कि किसी भी गैस का P इंटू वी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब हम लोगों ने रियलिटी देखी, जब हम लोगों ने असलियत से, जब हम लोगों का सामना हुआ, जब हमारा सामना सच से हुआ, तब क्या हुआ? तब भाई साहब हमारी वाट लग गई, क्योंकि हमने देखा कि एक लिमिट तक, अप टू अ सर्टेन लिमिट, है ना, अप टू अ लिमिट, यानी एक लिमिट तक जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटा। मैंने मानी ये बात, अरे भाई गैस में ऐसा होता है, लेकिन अगर तुम हाई प्रेशर कर लो, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर कर लो, इतना हाई प्रेशर कर लो कि गैस का एक मॉलिक्यूल गैस के दूसरे मॉलिक्यूल के बहुत नजदीक आ जाए, फिर बेटा रिपल्शन काम करना शुरू कर देता है। जब आप हाई प्रेशर लगा दोगे, जब आप हाई प्रेशर लगा दोगे, वेरी हाई प्रेशर लगा दोगे, जब आप प्रेशर को एक्सट्रीमली हाई कर दोगे, तब बेटा क्या होगा? तब गैस के मॉलिक्यूल एक लिमिट तक तो पास आएंगे, लेकिन क्या उसके बाद ये पास आ पाएंगे? जी नहीं, उसके बाद ये बिल्कुल पास नहीं आएंगे, इनमें रिपल्शन होने लगेगा और इनफैक्ट ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से अब दूर जाने की कोशिश करेंगे। दे विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, और इस वजह से आपको अब वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर हम लोग स्टार बनाकर या देयरफॉर बनाकर लिखेंगे, देयरफॉर एट हाई प्रेशर, देयरफॉर एट हाई प्रेशर, देयरफॉर एट हाई प्रेशर ड्यू टू एक्सट्रीम रिपल्शन,
ड्यू टू एक्सट्रीम रिपल्शन molecules of gases starts moving away from each other, एक दूसरे से ये दूर जाना शुरू कर देंगे। और अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या होगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑल्सो स्टार्ट्स टू इंक्रीज, वॉल्यूम भी बढ़ने लगेगा। तो अगर आपकी एक्सट्रीम हाई प्रेशर पर चले गए तो प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस वजह से P इंटू वी की वैल्यू भी आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, ना कि डिक्रीज। इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, ना कि डिक्रीज। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों तुम लोगों को समझ में आ रही है? क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही है? ग्रेट। तो नाउ हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसका फॉर्मूला PV अपॉन nRT होता है, इमेजिन करो जब आपने प्रेशर हाई रखा, व्हेन प्रेशर इज केप्ट वेरी हाई, ऑलरेडी P की वैल्यू ज्यादा हो गई, प्रेशर की वैल्यू मैथमेटिकली ज्यादा हो गई और वॉल्यूम की वैल्यू भी बढ़ने लगी, वॉल्यूम भी बढ़ने लगा। सो देयरफॉर P इंटू वी की वैल्यू विल बिकम ग्रेटर देन nRT, क्योंकि जब आप आइडियल गैस के लिए बात करते हो, तो PV की वैल्यू nRT के बराबर होती है। लेकिन अब आप उस आइडियल गैस का प्रेशर बढ़ा रहे हो, आप एक गैस का प्रेशर बढ़ा रहे हो, इतना बढ़ा रहे हो, इसको इतना बढ़ा दिया कि गैसेस में रिपल्शन होने लगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम भी बढ़ने लगा। तो अब डेफिनेटली P इंटू वी की वैल्यू nRT से बड़ी हो गई, डेफिनेटली बड़ी हो गई ना, क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ाया। हाँ, अगर मेरे पास में आइडियल गैस होती तो मैं प्रेशर बढ़ाता तो वॉल्यूम घट जाता। तो ये वैल्यू जो थी ये वही रह जाती, 20 ही रह जाती। nRT की वैल्यू भी 20 थी तो 20 ही रह जाती। तो 20 इज इक्वल टू 20, यानी Z की वैल्यू 20/20 1 ही रह जाती। लेकिन ये दुनिया है मेरे दोस्त, ये रियलिटी है। और रियलिटी में क्या हो गया सीन कि अगर तुमने प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी बढ़ने लग गया, क्योंकि वॉल्यूम तुमने क्या करा, गैस को इतना दबा दिया कि गैस का दिमाग खराब हो गया, उसने रिपल्शन शो कर दिया, उसने आंदोलन छेड़ दिया तुम्हारे खिलाफ, हाय 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 हाय, प्रेशर हाय हाय करके सारे मॉलिक्यूल्स दूर भागने लगे। तो वॉल्यूम हम सोच रहे थे कि कम हो जाएगा, लेकिन जितना चाह रहे थे कम हो उतना कम नहीं होता, बल्कि उससे थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस वजह से P इंटू वी की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। सो देयरफॉर अब आपके P और V की वैल्यू nRT से बड़ी है, मतलब ये वैल्यू बड़ी, ये वैल्यू छोटी। इस वजह से आपके Z की वैल्यू अब 1 से बड़ी हो जाती है। और इस तरीके के डेविएशन को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। पॉजिटिव डेविएशन बाय रियल गैस, ऐसा शो कर सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन बाय रियल गैस, यानी आपकी रियल गैस जो होती है वो यहां पर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। योर रियल गैस इज शोइंग अ पॉजिटिव डेविएशन। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? देख लो आराम से, इसको समझ लो, ठीक है? एनी प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों? तो हाई प्रेशर पर तो ये सीन हो गया। तो अब अगर आपसे कोई बोलता है कि आपकी गैस पर अगर आपने हाई प्रेशर लगाया है, तो आप यहां पर बोलेंगे कि आपके यहां पर हाई प्रेशर होने की वजह से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है, मतलब आपकी रियल गैस एक पॉजिटिव डेविएशन शो करती है विथ रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस। आइडियल गैस के मुकाबले रियल गैस पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। डन? आगे बढ़े प्यारे बच्चों। चलो देख लो आराम से, इसको ऑब्जर्व कर लो। फिर हम लोग चलते हैं हमारे इंटरमीडिएट प्रेशर की तरफ। चलो नोट करो, आगे बढ़े। ग्रेट। नाउ अगर मान लीजिए आप यहां पर इंटरमीडिएट प्रेशर लगा रहे हैं, अगर आप यहां पर इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट प्रेशर लगा रहे हैं, यानी नॉट वेरी हाई प्रेशर, नॉट वेरी लो प्रेशर। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पर क्या होगा, समझना मेरी बात को। अब यहां पर आपने हल्का हल्का प्रेशर लगाया, आपने क्या करा, गैसेस में हल्का हल्का प्रेशर लगाया, तो यहां पर एक मॉलिक्यूल गैस का हल्का सा प्रेशर लगाने की वजह से दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के थोड़ा नजदीक आ गया, दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के थोड़ा सा नजदीक आ गया। अब आपने वो कहावत सुनी होगी, दूर के ढोल सुहाने। जैसे आप लोगों को लगता होगा अरे मृत्युंजय सर की तो ऐश है, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, अकेडमी पढ़ा रहे हैं, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, लेकिन तुमको मालूम नहीं मृत्युंजय सर की कितनी लगी पड़ी है। तो उसको बोलते हैं दूर के ढोल सुहाने। सबको दूसरों का काम अच्छा लगता है, अपना काम सबको खराब लगता है। तो जब आपने हल्का हल्का प्रेशर लगाया तो इस मॉलिक्यूल ने इसको देखा, हे इसने इसको देखा, ला 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 ला, तो इसके न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करना चालू करा, बोला ओहो आजा 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 आहा। ठीक है, समझ में आ रही बात प्यारे बच्चों की, नहीं आ रही है, हाँ या ना, ओके ग्रेट। अब क्या हुआ, इसके न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन को बोला ओहो जाने मन इधर तो आओ, मतलब एक दूसरे को ये रिपेल कर रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर सॉरी अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो यहां पर क्या हुआ, इंटरमीडिएट प्रेशर लगाने की वजह से ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ड्यू टू द intermediate pressure, the molecules comes closer to each other, they comes closer to each other, and the intermolecular force acts between them, and therefore their volume decreases significantly, यानी अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपने प्रेशर तो इतना कुछ खास नहीं बढ़ाया, यहां पर आप लोगों ने प्रेशर तो कुछ इतना खास नहीं बढ़ाया, लेकिन जो वॉल्यूम था वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिक्रीज हो गया। मतलब बॉयल्स चाचा ने क्या बोला था कि मान लो तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, मैंने माना, लेकिन अगर मान लो तुमने प्रेशर शुरुआत में तुमने प्रेशर रखा 1 atm और वॉल्यूम रखा 20 लीटर, तो P इंटू वी की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब तुमने प्रेशर करा 2 atm, तो ये हो जाएगा 10, यानी वैल्यू अभी भी 20 रहेगी। तुमने इसको कर दिया 4, तो ये हो जाएगा 5, वैल्यू अभी भी 20 रहेगी। लेकिन यहां वाले केस में वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि रियलिटी में क्या हुआ, आपने शुरुआत में प्रेशर 1 atm रखा तो वॉल्यूम 20 लीटर था, यानी वैल्यू 20 आई, लेकिन जब आपने प्रेशर को 2 atm करा तो वॉल्यूम बॉयल्स लॉ के हिसाब से या अपना आइडियल गैस के हिसाब से 10 होना था, बट असलियत में वो 8 लीटर हो गया, यानी वैल्यू चेंज होके 16 हो गई। P इंटू वी की वैल्यू चेंज होके 16 हो गई। फिर तुमने प्रेशर 4 atm करा तो वैल्यू टेक्निकली 5 होनी चाहिए थी, पर ये वैल्यू हो गई कुछ 3.5 लीटर, समझ रहे हैं? तो ये वैल्यू 5 4 20, 5 4 20, 4 12, 13 14, तो ये वैल्यू हो गई 14, यानी और कम हो गई। सो देयरफॉर यहां पर बॉयल्स ने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंटरमीडिएट रेंज में रखेंगे, यानी 1 लीटर से 2 लीटर ले गए या 2 लीटर से 4 लीटर ले गए, यानी हम लोग अगर एक माइनर रेंज में अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो कई बार गैसेस के अंदर क्या होता है, रियल गैसेस के अंदर क्या होता है, इस मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और ये एक दूसरे की तरफ इतनी जल्दी आ जाते हैं, इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम लोग जो वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना कम होगा, 20 लीटर से 10 होगा, वो 20 लीटर से 8 लीटर कम हो जाता है ना, अचानक से ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से हमारी आइडियल गैस के हिसाब से प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू, आप प्रेशर बढ़ा लो वॉल्यूम कर लो, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, लेकिन यहां पर वो डिक्रीज हो गई। सो इस केस में क्या होगा, देयरफॉर इन दिस केस
P इंटू वी की वैल्यू nRT से छोटी हो गई, क्योंकि आइडियल गैस के हिसाब से जितनी वैल्यू पीवी की होगी उतनी nRT की होगी। मतलब अगर पीवी की वैल्यू 20 20 20 चल रही है तो nRT की वैल्यू भी 20 चलेगी। लेकिन अब आपने प्रेशर को इंटरमीडिएट करा तो P इंटू वी की वैल्यू कम हो गई, 16 हो गई, 14 हो गई, लेकिन nRT की वैल्यू तो अभी भी 20 है। nRT की वैल्यू तो अभी भी 20, क्योंकि शुरुआत में उसकी वैल्यू जितनी पीवी की थी उतनी nRT की थी। आइडियल गैस क्या है, पीवी इज इक्वल टू nRT। तो अगर पीवी 20 है तो nRT भी 20 होगा। 20 और 20 बराबर है तो कंप्रेसिबिलिटी के फॉर्मूले में रख दो 20/20 यानी कि वैल्यू 1 आइडियल गैस। लेकिन अब तुम्हारे पीवी की वैल्यू छोटी हो गई, अब तुम्हारे पीवी की वैल्यू छोटी होकर 16 हो गई, लेकिन nRT तो अभी भी उतना ही है ना 20, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0.8। यानी कि यहां वाले केस में आपके Z की वैल्यू छोटी हो जाएगी 1 से। सो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ Z विल बिकम स्मॉलर देन 1, और ऐसे केसेस को बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन बाय रियल गैस। आपकी एक रियल गैस, एक असली गैस जो होती है वो कम डिविएशन शो करती है, नेगेटिव डिविएशन शो करती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? प्लीज इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, देख लो। डन। चलिए तीसरा केस डिस्कस करते हैं। सर अगर एकदम लो प्रेशर हो जाए तो क्या होगा? सर अगर एकदम लो प्रेशर हो जाए तो क्या होगा? भाई मुझे एक बात बताओ, लो प्रेशर का क्या लेना देना? अगर लो प्रेशर है तो गैसेस के वॉल्यूम वैसे भी एक्सपांडेड रहेंगे, तो प्रेशर लो करने पर कोई खास असर नहीं होगा। जितना लो प्रेशर करोगे उतना गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी यहां पर बॉयल्स लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन ऑलमोस्ट फॉलो होती है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे दैट एट वेरी लो प्रेशर, एट very low pressure, at very low pressure we do not observe any significant change in volume, that is pressure decrease होगा तो volume इंक्रीज होगा एज ऑब्जर्व्ड इन आइडियल गैस, बट नॉट एग्जैक्टली जितना आइडियल गैस में होगा उतना नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रेशर अभी रख रखा है, वॉल्यूम रख रखा है और पीवी रख रखा है, जैसे मान लो यहां पर आपका प्रेशर है 5 atm, इमेजिन करना, तो आपकी गैस का वॉल्यूम है 4 लीटर, यानी पीवी की वैल्यू हो गई 20। अब आपने प्रेशर यहां से एकदम कम करके कर दिया 1 atm, यानी आपने प्रेशर एकदम लो प्रेशर कर दिया, तो यहां पर आपके वैल्यू की इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 लीटर। अब आप प्रेशर को और कम करना चाह रहे हो, अब आप प्रेशर को क्या करना चाह रहे हो? आपने प्रेशर कर दिया 0.5 atm, तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से गैस का वॉल्यूम 40 लीटर हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये 40 लीटर नहीं होगा, ये कुछ 39.5 लीटर के आसपास होगा। तो ये आपको कुछ 19.5 के आसपास की वैल्यू मिलेगी। मतलब कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, एक माइनर सा हल्का फुल्का सा चेंज आएगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि प्रेशर अब आप कुछ ज्यादा लो कर दोगे तो गैसेस को तो एक्सपांड होना है, और गैसेस का एक्सपांशन भी एक लिमिट तक होगा। जितना तुम्हारे रूम का वॉल्यूम होगा उतना वो एक्सपांड कर जाएगी, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो हम लोगों को लो प्रेशर पर इतना ज्यादा कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, इसलिए हम लोग जनरली ये बोल देते हैं, हम लोग जनरली ये पॉइंट लिख देते हैं दैट देयरफॉर Z is almost equal to 1 at low pressure because PV is almost equal to nRT. PV is almost equal to nRT. तो वेरी लो प्रेशर पर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है,
मैं आपको एक फॉर्मूला और डिस्कस करवा देता हूं. नाउ गाइस वी ऑल नो दैट Z इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर टी. लेकिन यहां पर वॉल्यूम किस चीज का डिस्कस कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम लोग वॉल्यूम डिस्कस करते हैं रियल गैस का. मतलब आपकी एक रियल गैस है, उसका जो वॉल्यूम होगा हम ओवरऑल उसी का डिस्कशन करते हैं. लेकिन हम लोग ये बात भी तो जानते हैं, हमारे लिए ये बात भी कहां छुपी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. लेकिन यहां पर हम जो वी डिस्कस कर रहे हैं, ये वी किसका है? ये वी तुम्हारे आइडियल गैस का है. तो हम लोग एक काम करें, हम लोग यहां पर एक काम करें, हम यहां पर वी आइडियल को यहीं रहने देते हैं और एन आर टी को पी से डिवाइड कर देते हैं. एन आर टी बाई पी, एन आर टी बाई पी. ये फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं इसको और एक तरीके से लिख सकता हूं कि अगर मैं पी ऊपर ले जाऊं और एन आर टी को नीचे कर दूं तो ये वी आइडियल 1 अपॉन वी आइडियल हो जाएगा. मतलब मैंने इस इक्वेशन को घुमा दिया. अब ये जो तुम्हारा P बाय एन आर टी है, इसको ले जाकर यहां वाले प्रेशर में रख दो. तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रेशर P अपॉन एन आर टी. हम लोग सब जानते हैं P अपॉन एन आर टी तो 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस के बराबर होता है. तो यहां पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. तो अगर आपके पास में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालने का प्रेशर का वैल्यू ना हो, आर का वैल्यू ना हो, टी का वैल्यू ना हो, तो आप लोग सीधा से एक काम करो, आप आइडियल गैस का वॉल्यूम पूछ लो और आप रियल गैस का वॉल्यूम पूछ लो, डिवाइड मारो, आपको Z की वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगी. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ग्रेट. अब हम लोग हमारे स्लाइड की तरफ चलते हैं जिसमें हमको कुछ ग्राफ डिस्कस करने हैं. वी हैव टू डिस्कस सम ग्राफ. तो जल्दी से हम लोग ग्राफ की तरफ चलते हैं. ये देखिए. तो मेरे प्यारे बच्चों, इस ग्राफ के अंदर आप लोग खुद एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करो कि आपका जो प्रेशर है और आपका जो Z है, हम लोग सब जानते हैं Z की वैल्यू क्या होती है? PV अपॉन एन आर टी के बराबर होती है. और ये आपका प्रेशर है. अब गाइस जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, आइडियल गैस के लिए आप देखो, आइडियल गैस के लिए आपको ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है. दिस वैल्यू इज प्योरली कांस्टेंट. यानी आइडियल गैस के लिए पीवी अपॉन एनआरटी की वैल्यू चेंज नहीं होती. लेकिन आपके पास में एक ऐसी गैस है जिसका नाम है हाइड्रोजन, जिसमें जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, हाइड्रोजन की वैल्यू आपको लगातार Z की वैल्यू यहां पर 1 होगी. ये 1.2, ये 1.4, ये 1.6, ये 1.7, ये 1.8, ये 2.0, यहाँ नीचे 0.8, 0.6, 0.4. तो हाइड्रोजन की वैल्यू डायरेक्टली बढ़ती जाएगी. तो आप ये बात ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दैट फॉर हाइड्रोजन गैस जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे Z की वैल्यू बढ़ती जाएगी. डायरेक्टली ये पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा. लेकिन आप नाइट्रोजन को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, आप जब प्रेशर बढ़ाओगे तो शुरुआत में पीवी की वैल्यू यानी आपके Z की वैल्यू पहले नेगेटिव डिविएशन शो करेगी. सर ऐसा क्यों होगा? देखो सीधी सी बात है, जब आप प्रेशर को बढ़ाते हो, जब आप मेरे प्यारे बच्चों प्रेशर को बढ़ाते हो तो शुरुआत में प्रेशर अपनी इंटरमीडिएट पोजीशन पे जाता है. शुरुआत में प्रेशर कैसा बढ़ेगा? इंटरमीडिएटली इंक्रीज होगा. तो यहां पर इस कंडीशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, जिसकी वजह से गैस के पार्टिकल एक दूसरे के एकदम नजदीक आ जाएंगे. तो वॉल्यूम शुरुआत में डिक्रीज होने लगेगा. वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से प्रेशर इनटू वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी एनआरटी के मुकाबले. तो आपके Z की वैल्यू जो कि PV अपॉन एनआरटी से निकाली जाती है, एनआरटी की वैल्यू बड़ी, Z की और PV की वैल्यू छोटी, तो यहां पर Z की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी. लेकिन इस टाइम पीरियड के बाद या इस टाइम पीरियड के बाद अगर आपने प्रेशर और बढ़ाया, अगर आपने अब प्रेशर और बढ़ाया, तो अब आप कौन सी रेंज में जा रहे हो? अब आप हाई प्रेशर वाली रेंज में जा रहे हो, मतलब आप अति कर रहे हो.
पहले हमने आपको इज्जत दे दी, तो आप लोगों ने क्या करा, आपने अति करना चालू कर दी। तो अब हाई प्रेशर में क्या हो जाएगा, अब रिपल्शन काम करने लग जाएगा। अब रिपल्शन बढ़ने लग जाएगा, इस वजह से गैस का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। गैस का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम की वैल्यू nRT से बड़ी हो जाएगी। तो Z की वैल्यू जो कि PV अपॉन nRT से निकाली जाती है, अब क्योंकि PV की वैल्यू बड़ी है तो Z की वैल्यू भी 1 से बड़ी हो जाएगी। तो अब आपको Z की वैल्यू 1 से बड़ी होती हुई नजर आ रही है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द डिविएशंस। इसको जरा अच्छे तरीके से देख लो, इस ग्राफ को देख लो। वैसे आप लोगों को ये ग्राफ जो है अपनी किताबों में और भी बहुत सारी गैसेस के लिए दिया हुआ है, जैसे ऑक्सीजन के लिए दे रखा है, मीथेन के लिए दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दे रखा है, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ के आप अगर ऑक्सीजन के लिए देखोगे तो वो भी सेम पैटर्न शो करेगा। आप अगर मीथेन के लिए देखोगे तो मीथेन भी सेम पैटर्न शो करेगा। लाइकवाइज सभी गैसेस सेम पैटर्न शो करेगी। ठीक है, हाइड्रोजन डायरेक्टली बढ़ता है, हाइड्रोजन डायरेक्टली बढ़ता है। चलो इतना नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। डन हो गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब गाइस एक चीज हम लोग यहां पर देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डिविएशन। नाउ गाइस एक बात आप खुद देख सकते हो कि ना सिर्फ प्रेशर, नॉट ओनली प्रेशर, यहां पर आप लिखेंगे दैट नॉट ओनली प्रेशर बट टेम्परेचर ऑल्सो plays a significant role, plays a role in deviation of real gas from ideal gas। कैसे देखो, यहां पर अगर आपके Z की वैल्यू 1 है एट एनी टेम्परेचर, टेम्परेचर आप बढ़ाते चलो, टेम्परेचर आप बढ़ाते चलो, अगर Z की वैल्यू 1 है किसी भी टेम्परेचर पे, मतलब आप आइडियल गैस देख रहे हो। लेकिन रियल गैसेस के केस में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा Z का वैल्यू भी डिविएशन शो करेगा, Z की वैल्यू भी डिविएशन शो करना चालू कर देगी और वो रियल गैसेस की तरह बिहेव करने लग जाएगी। आप ग्राफ से समझ ही सकते हो, टेम्परेचर बढ़ा तो डिविएशन होना स्टार्ट हो गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, एनी प्रॉब्लम? चलिए इस ग्राफ को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। नाउ अब हम लोग यहां पर इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं और हमारे सेशन को, हमारे क्लास के चैप्टर को, इस चैप्टर को एंड करने की ओर बढ़ते हैं। क्रिटिकल फिनोमिनन्स एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। सो बेसिकली अगर आप किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन या लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। और ये लिक्विफैक्शन ऑफ गैस दो चीजें कंट्रोल करती है, एक तो तुम्हारा प्रेशर और एक तो तुम्हारा टेम्परेचर। मतलब अगर आपने प्रेशर और टेम्परेचर को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर लिया तो आप एक गैस को लिक्विड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। सर टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है? डिक्रीज इन टेम्परेचर। दैट मीन्स अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है। सर कैसे? भाई सीधी सी बात है, हम सब जानते हैं कि हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी होती है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब गैस का हर मॉलिक्यूल हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ घूमता है। गैस का मॉलिक्यूल हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ घूमता है। यहां डीओ मारा, पूरे रूम में खुशबू फैल गई, क्यों? काइनेटिक एनर्जी हाई है। अब काइनेटिक एनर्जी एक प्रकार की एनर्जी है। अब जब आप टेम्परेचर कम करते हो तो टेम्परेचर के कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होने लगती है। और जब काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 डिक्रीज होगी तो गैस के पार्टिकल जो अभी तेज 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 मूव कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे मूव करेंगे। और धीरे धीरे मूव करने की वजह से अगर मान लो ये मॉलिक्यूल जो कि अभी धीरे धीरे मूव कर रहा है, अगर इसकी नजर इस मॉलिक्यूल पे पड़ गई तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होने लगेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैस वाला बोलता था कि किसी भी गैस पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन हम लोगों ने जब प्रेशर करेक्शन टर्म पढ़ा था तो हमने कहा था कि अगर एक गैस का मॉलिक्यूल इस वॉल पर आकर कोलॉइड कर रहा है तो उसके पीछे मौजूद दूसरे गैस के मॉलिक्यूल उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। तो ये गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, ये गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे।
ये गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, ये गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, और जब इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगे, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, और अगर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आकर बैठ गए तो फिर ये अपने आप को लिक्विड में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर आपकी गैस को लिक्विफाई करने में हमारी मदद कर सकता है। अगर हम बात करें प्रेशर की, तो गाइस वी ऑल नो द प्रेशर कॉन्सेप्ट, बार बार इसको रीड करके हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रेशर बढ़ेगा तो गैसेस के बीच का डिस्टेंस कम होगा, गैसेस के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो गैसेस एक दूसरे के नजदीक आएंगी, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या यह बात सबको क्लियर है? ग्रेट। नाउ गाइस, जेई और नीट एस्पेक्ट से हम लोग चीज डिस्कस करेंगे। 11th 12th वालों के लेवल की चीज नहीं है, नोबडी विल आस्क इन क्लास 11th, बट याद होना चाहिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर इज डिफाइंड एज इट इज द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर फॉर अ गिवन गैस। एक गिवन गैस के लिए, यानी ये हर अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगा। सो फॉर अ गिवन गैस, जब आप विथ अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्रेशर, यानी अगर आप लगातार प्रेशर बढ़ाते जाओगे, इट विल ब्रिंग liquefaction of a gas and above which no liquefaction is noticed although pressure may be increased। मतलब कि क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर अगर आपने गैस को रखा है तो प्रेशर बढ़ाने पर वो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का 31.2 डिग्री सेल्सियस है, मतलब अगर आपने टेम्परेचर 31.2 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, अब इस कंडीशन पे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड पर प्रेशर बढ़ाओगे, अगर अब आप कार्बन डाइऑक्साइड पर प्रेशर बढ़ाओगे तो वो गैस अपने लिक्विफैक्शन की तरफ चलेगी, वो गैस लिक्विड हो जाएगी। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर ये मेंटेन नहीं करा, मान लो आप 20 डिग्री सेल्सियस पर मौजूद हो, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर आप कार्बन डाइऑक्साइड पर कितना ही प्रेशर बढ़ा लो, वो लिक्विफाई नहीं होगी। समझ में आ रही बात मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर आपने टेम्परेचर इससे और बढ़ा दिया, आप 40 डिग्री सेल्सियस पर चले गए, तो भी अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, वो लिक्विफाई नहीं होगी। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर एक गैस बड़े आराम से लिक्विफाई हो जाती है प्रेशर बढ़ाने पर। नो डाउट, बिना प्रेशर के सिर्फ तुम टेम्परेचर कम कर दोगे तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, आपको प्रेशर तो बढ़ाना ही पड़ेगा। सो इट इज डिफाइंड एज अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर होता है, अगर ये गैस को आपने दे दिया, इफ फॉर अ गिवन गैस बिलो विच a continuous increase in pressure will bring the liquefaction of the gas and above which no liquefaction is noticed। समझ में आ गई बात? फिर आप कितना ही प्रेशर बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वैल्यू कितनी होती है? 31.2 डिग्री सेल्सियस। नाउ गाइस हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर के नीचे C लिखा होना इस क्रिटिकल टेम्परेचर, इसका फॉर्मूला होता है 8A अपॉन 27 RB। 8A अपॉन 27 RB। सर A क्या है? अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने वेंडर वॉल कांस्टेंट पढ़ा था, ये इट इज वेंडर वॉल कांस्टेंट। याद करो प्रेशर करेक्शन टर्म जब हम लोगों ने सीखी थी, जब हमने बोला था कि यार वो जो प्रेशर करेक्ट करने के लिए हमको P डैश प्लस AN स्क्वायर अपॉन V लिखना पड़ता है, तो वो जो A वैल्यू आती है प्रेशर करेक्शन टर्म में, ये वेंडर वॉल कांस्टेंट होता है, तो ये वो है। और इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। और सर B क्या है? B क्या है? ये भी तुम्हारा कांस्टेंट है, ये तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, इट इज ऑल्सो वेंडर वॉल कांस्टेंट। ये भी आपका वेंडर वॉल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है वॉल्यूम पर। याद करो हमने वॉल्यूम करेक्शन टर्म पढ़ा था, V इज इक्वल टू V माइनस NB। आइडियल गैस इक्वेशन बनाने के लिए
रियल गैस इक्वेशन बनाने के लिए V माइनस एन बी वॉल्यूम करेक्शन टर्म में, तो ये वो है। और R क्या है तुम्हारा? आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। तो आइडियल गैस कांस्टेंट तो हर गैस के लिए कांस्टेंट होता है, सेम होता है, लेकिन A और B की वैल्यू डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे और वॉल्यूम पे, जो अलग 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 गैसेस के लिए अलग 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 होती है। इस वजह से अलग 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 गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर भी अलग 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 होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप देख सकते हैं आपका क्रिटिकल टेम्परेचर 31.2 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है गाइस, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम इन दिस? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? तो हम लोग यहां पर साइमल्टेनियसली नोट पैड खोल लेते हैं ताकि नोट पैड पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझा सकूं। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला, दैट इज 8A/27RB। ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग यहां से आगे चलते हैं और हमारे सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद, क्रिटिकल प्रेशर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल प्रेशर? नाउ गाइस, अब आप लोग सब क्रिटिकल वर्ड से आपको सबको समझ में आने ही लग गया होगा कि क्रिटिकल प्रेशर क्या है। इट इज डिफाइंड एट द मिनिमम प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन अ गैस या 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू लिक्विफाई गैस। मतलब अगर आपकी गैस ऑलरेडी क्रिटिकल टेम्परेचर पर मौजूद है, जैसे एग्जांपल लेकर चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने 31.2 डिग्री सेल्सियस पर ऑलरेडी रख रखा है, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पर अगर मैंने गैस को रख रखा है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को मुझे मिनिमम कितना प्रेशर देना पड़ेगा जिस पर वो लिक्विफाई हो जाए, वो मिनिमम प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। हाँ, प्रेशर बढ़ा दूंगा तो कोई तकलीफ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को 31.2 या चलो क्रिटिकल टेम्परेचर 31.5 के अराउंड होता है, 31.5 ले लिया चलो मैंने, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल हमने पिछला कितना लिया था? बहुत सारे बच्चे वरना बोलेंगे सर पिछले तो आपने कुछ और लिया था, 31.2। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी 31.2 ही लेकर चलते हैं, जो हमारे नोट्स में लिखा है वही सर्वोपरि। तो मान लो अगर हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस को ऑलरेडी मैंने 31.2 डिग्री सेल्सियस पर रख रखा है और अभी प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर बहुत कम है, तो क्या ये गैस लिक्विफाई होगी? ना 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 ना, बिना प्रेशर के भी काम नहीं होगा, भले ही तुम क्रिटिकल टेम्परेचर पर आ जाओ। तो अब क्रिटिकल टेम्परेचर को अचीव करने के बाद मैंने प्रेशर देना चालू करा, मैंने प्रेशर बढ़ाना चालू करा, और मैं देखा कि जैसे ही मैं इस प्रेशर पर पहुंचा, CO2 में लिक्विफेक्शन या लिक्विफिकेशन होना स्टार्ट हो गया, लिक्विफैक्शन होना स्टार्ट हो गया। मतलब कि ये वो मिनिमम प्रेशर है, इस प्रेशर पर गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है। तो क्रिटिकल प्रेशर मतलब वो मिनिमम प्रेशर जिसे अगर मैं क्रिटिकल टेम्परेचर पे एक गैस को प्रोवाइड करूं तो वो लिक्विफाई हो जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है PC, यानी प्रेशर और नीचे C मतलब क्रिटिकल। तो क्रिटिकल प्रेशर इज इक्वल टू A/27B², A/27B²। क्या मेरे प्यारे प्यारे लाडले लाडले बच्चों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है? A/27B²। हम इसे नोट पैड पे लिख लेते हैं कि हमारा जो क्रिटिकल प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है A/27B²। गाइस, ये सारे फॉर्मूले एक्सपेरिमेंटली निकाले गए हैं। हम लोगों को इन फॉर्मूले को कैसे निकाला है उसके बारे में हमें कोई खास डिस्कशन नहीं करना है, हमें सिर्फ इस चीज से मतलब है कि ये कैसे किया गया। नाउ गाइस, तीसरी चीज इज क्रिटिकल वॉल्यूम। The volume occupied by 1 mole of gas at critical temperature and pressure। मतलब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने 31.2 डिग्री सेल्सियस पर रखा और मान लो मैंने इसको 1 atm प्रेशर प्रोवाइड करा, ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, और मान लो ये इसका चलो 2 atm ले लेते हैं। गाइस, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू, प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है हमें, हम एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लेते हैं। ये इसका क्रिटिकल प्रेशर है और हमने यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ली है? 1 मोल। तो अगर आपके पास में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर है, तो वो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड एज
क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय बी। अगेन एक्सपेरिमेंटली निकाला गया फॉर्मूला है, हमें इसकी तरफ नहीं देखना है कि कैसे निकला। तो क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3b। ठीक प्यारे बच्चों, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब अगर मान लीजिए आपके पास में गैस क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर पर है और हमसे उसका अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पूछा गया, तो अब आप कैसे निकालोगे बताओ? तो स्टार बनाकर अब आप लोग हेडिंग डालेंगे, आपसे पूछा जा सकता है क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी ZC। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PC मल्टीप्लाई बाय VC अपॉन NRTC। अगर हम इसे 1 मोल गैस के लिए निकालें, अगर हम इसे 1 मोल गैस के लिए निकालें तो N की वैल्यू 1 हो जाएगी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PC? PC की वैल्यू है A अपॉन 27B स्क्वायर। VC की वैल्यू कितनी है? VC की वैल्यू है 3B अपॉन R को हम यहीं रहने देते हैं, मल्टीप्लाई बाय तुम्हारे TC, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? 8A अपॉन 27RB। तो 8A यहां आ जाएगा और 27RB ऊपर चला जाएगा, 27RB। आई होप ये इक्वेशन बनाने में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। नो जेठालाल इज हियर इन आवर क्लास। एनी तकलीफ जेठालाल्स? ओके। अब क्या हुआ? R से R फिटूस, A से A फिटूस, ये B और ये B, B स्क्वायर से ये B स्क्वायर फिटूस, 27 से 27 फिटूस। तो ZC की वैल्यू में ऊपर मेरे पास में सिर्फ बच रहा है 3 और नीचे बच रहा है सिर्फ 8। सो इट इज 8 अपॉन 3 यानी 0.8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 4 कैरी। 0.375 is the compressibility factor at critical conditions। तो गाइस ये पॉइंट बहुत जरूरी थे, ये फॉर्मूले बहुत जरूरी थे। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ गाइस विद दिस हम लोग टर्म 1 का हमारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं फॉर स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग अब इस चैप्टर को कंप्लीट, अच्छा इसको पहले नोट कर लो, चाहो तो नोट कर लो। नाउ गाइस अब हम लोग इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा हमारे पास में क्या बॉयल्स टेम्परेचर वाला भी कुछ है? बॉयल्स टेम्परेचर इज A अपॉन RB, हम ये भी पढ़ लेते हैं, हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं। बॉयल्स टेम्परेचर इज A अपॉन RB, बॉयल्स टेम्परेचर विच इज डिनोटेड बाय TB इज A अपॉन R इंटू B। अब आप लोग सब जानते हैं R आपका आइडियल गैस कांस्टेंट है, B आपका वेंडरवॉल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, और A आपका वेंडरवॉल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करती है। A और B अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस ओबेस बॉयल्स लॉ, इज कॉल्ड एज बॉयल्स टेम्परेचर। अब आप खुद एक बात समझ गए होंगे कि जो बॉयल्स लॉ था P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, जिसमें वो बोलते थे कि प्रेशर इज इक्वल टू K अपॉन V एंड K मतलब कांस्टेंट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय V, यानी P और V की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। लेकिन बॉयल्स ने बाद में इस चीज को करेक्ट किया कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, आपको एक टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा और वो हर गैस का एक अपना खुद का फिक्स टेम्परेचर होता है जिस पर ये चीज एप्लीकेबल है। अब तुम लोगों ने क्या करा? तुम लोगों ने आइडियल गैस में PV इज इक्वल टू nRT में ये T घुसेड़ दिया। अब कभी ये T को तुम 273 रखते हो, कभी 283 रखते हो, कभी 303 रखते हो, कभी 323 रखते हो, कभी 373 रखते हो। तुम सोचोगे कि हर कंडीशन पे ये मेरा बॉयल्स लॉ फिक्स हो, तो ये गलत है।
ऐसा नहीं बोला था मैंने कभी। मैंने बोला था कि अगर मेरे पास में एक गैस है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, और वो मान लो 31 डिग्री सेल्सियस पर मैंने पटक रखी है, तो 31 डिग्री सेल्सियस पर P और V का मल्टीप्लीकेशन हमेशा K के बराबर आएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर में चेंज आया तो फिर P इंटू वी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब फिर वो रियल गैस हो जाएगी। तो बॉयल्स ने बोला कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर रियल गैस बॉयल्स लॉ को ओबे करे, उस टेम्परेचर को बॉयल्स टेम्परेचर बोला जाता है। और यह बात हमेशा ध्यान रखना, बॉयल्स टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से हमेशा ज्यादा होता है। बॉयल्स टेम्परेचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर। इस पॉइंट को नोट कर लो, ये फॉर्मूला नोट कर लो, प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको नोट करेंगे, नोट करेंगे, नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हो गया? ग्रेट। तो गाइज विद दिस स्टेट्स ऑफ मैटर इज कंप्लीट फॉर टर्म 1। एंड अब अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मेक श्योर टू इन्फॉर्म मी इन द कमेंट सेक्शन। हम इसके आगे की बात डिस्कस करेंगे। जल्दी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे। हम लोग चैप्टर फटाफट फिनिश कर रहे हैं टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर ओवर हो गया है। अब हम लोग इसके लाइव क्लास में आकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करेंगे, और हम लोग थर्मोडायनेमिक्स अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड सी यू मेरे प्यारे बच्चों।